हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th विज्ञान विषय का 13वां चैप्टर, जिसमें हम अपशिष्ट जल की कहानी, एक नॉर्मल सा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को जो गंदगी रहित होता है, गंदगी युक्त जो है उस जल की यहाँ पर बात की जाएगी। अपशिष्ट जल की पूरी कहानी होने वाली है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। यानी कि आप लोग जैसे भी आप लोग देखना चाहते हैं, रीट एग्ज़ाम के नज़रिए से, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी में विज्ञान विषय जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के यूज़फुल रहता ही है। स्पेशल तौर पर एनसीईआरटी तो मस्ट भी ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों के यहाँ पर आपके क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन आप लोग सोचते होंगे छोटे बच्चे करेंगे, छोटे बच्चे क्लास 7th वाले बच्चे करेंगे, पर इनों में से आपके ऐसे के ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके पुटअप हो जाते हैं। तो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो पढ़ते हैं अपशिष्ट जल की कहानी। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और उसे गंदा या दूषित करते हैं। बहुत सारी बार होता भी है कि हम जानबूझ के भी जल को गंदा करते रहते हैं। क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर, यानी कि आप लोग जब साबुन का झाग बनाते हैं, कपड़े वपड़े धोते हैं, तब भी आप लोग गंदा करते हो पानी को, ठीक है। तेल मिश्रित करके देखते हो बहुत सारी बार, काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है। यानी कि ऐसा जल जो पीने योग्य नहीं हो वो अपशिष्ट जल हो गया, सीधी सी डेफिनेशन। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि ये पानी जो अपन पीते हैं वो आता कहाँ से है। ये जो नदी नाले वगैरह ये सब है, ये फिल्टर होके ही पानी आप लोगों तक पहुंच पाता है, समझ रहे हो। तो आप लोग पीने में तो वही पानी पीते हो, बस उसकी गंदगी को वहाँ से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं ही जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? ठीक है, तो देखो, जल हमारी जीवन रेखा। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। क्रियाकलाप 13.1, वर्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है, आप इसमें से और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। यहाँ स्वच्छ जल लिखा हुआ है, उसके उपयोग लिखे हैं। यहाँ पर आप लोगों को 3-4 कॉलम दिख रहे हैं, इसमें से आप लोग स्वच्छ जल के जो भी उपयोग होते हैं वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। ये बात तो हो गई। अब इसके बाद देखो, दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गंदा पानी ही पीते हैं क्योंकि उन्हें स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को जो है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो है जल संबंधित रोगों से पीड़ित है। यानी कि उनको जल से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती रहती है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है, मतलब कि उनको मृत्यु हो जाती है दूषित जल पीते पीते। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए भी कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। आप लोग इधर बाड़मेर, बांसवाड़ा या फिर जैसलमेर, बीकानेर इस एरिया में जाइएगा, है ना, अभी भी ऐसा ही माहौल है। राजस्थान में अगर हम बात करें, और भी बहुत सारे जो है राज्य हैं जिन्हों में ऐसी ही हालत है। पानी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और कुछ मात्रा में ही पानी मिलता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस जो है आपका 12 मार्च 2005 को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005-2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। तो 22 मार्च जो है आपका वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ? 2005 से, ठीक। इतना इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से
पहले उनमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। यहाँ पर देखो अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो यहाँ पर दिखने को मिल रहा होगा, जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा वाटर फॉर लाइफ 2005 से 2015 तक। 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? जल दिवस। इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं वाहित मल क्या है। चलो, वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोग के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। ठीक है, इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित हो सकता है, जो तेज वर्षा के समय नालियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को भी ले आता है। उसको थोड़ा ना पता है कि हानिकारक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो तो बहा कर ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होते हैं। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। क्रियाकलाप 13.2, अपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए, उसमें बहने वाले वाहित जल का निरीक्षण कीजिए। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षक शिक्षिका से इस पर चर्चा आपको करनी है। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 13.1 में आप लोग सारणीबद्ध कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार है। तो देखिएगा यहाँ पर कार्बनिक अशुद्धियों में क्या क्या आता है। एक तो मानव का जो मल होता है वो आएगा, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया जो आपका मूत्र है, मूत्र में जो यूरिया होता है आपका जानवरों का सभी का है ना, मानव वानव सब। पीड़कनाशी है, शाकनाशी, फल और सब्जी का जो कचरा बच जाता है वो। अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व क्या क्या है? नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, धातुएं हैं, फास्फोरस है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी इसमें आते हैं। जीवाणु की बात करें तो हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः बेब्रियो कोलेरा और साल्मोनेला पेराटाइफी। अन्य सूक्ष्मजीव की अगर हम बात करें तो पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं जल शोधन, एक घटनापूर्ण यात्रा। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा, जिसे देखो उसके बाद पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर देखो वाहित मल का प्रकार, यहाँ पर कूड़ा करकट है, मलिन जल है ना, जो कि आपकी रसोई में होता है। संदूषित पदार्थ आप लोग लिख सकते हैं और उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग तीनों कॉलम को भर सकते हो। अब देखो यहाँ पर देखो तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? सीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवर, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेन होल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहाँ दिशा में परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 13.3, अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें। निम्नलिखित कार्य करें। वाहित मल के जो है पथ का रेखांचित्र आपको बनाना है, फिर गली और सड़क और परिसर में घूमकर उसका सर्वेक्षण करना है और मेन होलों को संख्या मालूम करनी है आपको। किसी खुले नाले के इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से सजीव जीव पनप रहे हैं उनकी सूची तैयार करनी है। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान प्रबंधन कैसे होता है। प्रदूषित जल का उपचार। क्रियाकलाप 13.4 से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। क्रियाकलाप 13.4, इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूह में विभाजित कर लें। प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट है ना, कार्बनिक अपशिष्ट, थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और शाई अथवा किसी की कुछ बूंद मिला दें। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाना है और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में आपको रखा रहने देना है। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परख नली में आपको डालनी है। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगाकर इसे नामांकित करें। मिश्रण की गंध कैसी है?
इसके बाद देखो, कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला एवेरियम के वातित्र से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारने हैं। वातित्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोडक तथा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसे अनेक बार विलोडित करना पड़ सकता है। विलोडित मतलब होता है हिलाना। अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे वातन के बाद नमूना सेकंड के रूप में नामांकित आपको करना है। फिल्टर पथ के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लेना है। अब फिल्टर पथ को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा लीजिए। ठीक है, कीप की किसी स्टैंड पर लगाइए, जैसा कि कक्षा 6 में आपको बताया था। ठीक, कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए। वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बिकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता। फिर यहाँ पर देखो, फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी फरक नली में डालना है और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथी फरक नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाना है जब तक ये स्वच्छ न हो जाए। परख नली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में आपको नामांकित कर देना है। सभी परख नलियों के नमूनों का ध्यानपूर्वक आपको अवलोकन करना है। इन्हें चखिए मत, चखना नहीं है क्योंकि इसमें गंध सूंघी है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? ठीक है, परिवर्तन क्या दिखाई दे रहा है? वातन में जो द्रव की गंध है, गंध बदल जाती है। बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो गई थी? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था? क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध थी? क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है? ठीक, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको देने। अब देखो, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की बात करते हैं। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैव प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। अगर हम बात करें, सर्वप्रथम अपशिष्ट जल जो है उसको ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बनी शलाका यानी कि छन्ने, बार, स्किन से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के टुकड़े, पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़ी साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। ऐसे देखो, ठीक है, ये सल का छल्ले हैं, इनों में से जो है बड़ी बड़ी चीज़ें यहीं पर रुक जाएगी। अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे उसमें उपस्थित बालू, गिंट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। ये देखो इस टाइप से। अब इसके बाद फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उस तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाला जाता है और ये क्या कहलाती है? आपक या स्लज होता है। अपशिष्ट जल में जो तैरने वाले तेल और ग्रीज जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथ्रित स्किमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया जाता है। जल निम्नीकृत जो है जल कहलाता है। इस टाइप से देखो, इस टाइप से जल अपमथ्रित। इसके बाद देखो, आपक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस, जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में और विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। फिर बात करते हैं, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछनीय पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें उपभोग कर लेते हैं, देखो इस टाइप से आपको देखने को मिल गया होगा। वातित्र है ये पूरा वातित्र। अब देखो, कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पेंदी में संक्रियत आपक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। संक्रियत आपक लगभग जो है 97% जो है जल होता है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं।
उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। यहाँ पर बूजो कह रहा है कि नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो वाहित जल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रमों जैसी ही होती है। क्या आप जानते हैं? यहाँ देखो, यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। जागरूक नागरिक बनिए। अब देखो, अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक और सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है। क्योंकि मनुष्य क्या करता है? कूड़ा कचरा करता है, पानी में फेंक देता है, कुछ नदी बह रही तो उसमें फेंक, तो ये अपशिष्ट जो है ऐसे ही होता है, ठीक है। परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम पराये कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयानक हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती है और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से बड़े सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोगकारक हो सकती है। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियां, अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें और उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो आप उससे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का बोझ मत बढ़ाइए। पहले जानना चाहती है कि यह कैसे संभव होगा। यहाँ देखो, अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात की प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार पदार्थ बहा रहे हैं। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकती है। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उनके जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है और तेल वसा को कूड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस पदार्थ, मृदु खिलौनों, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंकना जाना चाहिए। ये नालियों का अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी यानी कि साफ सफाई की कमी, संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्ययन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में भी मल त्याग करते हैं। अनौपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। आप जानते हैं कि सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव जल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों, अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इसमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित है। वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए हम कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैं सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन, 4-5 घरों के समूह। बुझो जानना चाहता है कि हवाई जहाज में वाहित मल का निपटान कैसे होता है। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधा प्रदान करते हैं।
इन शौचालयों में अपमार्जक की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मलबंध नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। फिर बात करते हैं सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन। इन पे हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। यहाँ देखो एक ब्लू बॉक्स में पूरा चीज है, उसको पढ़ते हैं। कृमि प्रसंक्रमण शौचालय। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना, मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान इत्यादि। अब यहाँ पर देखो, सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो हमें अपना कचरा घर ले जाना चाहिए और कूड़ेदान में डालना चाहिए। इसके बाद निष्कर्ष है, जिसमें लिखा है, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी चाहिए। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तित्व पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों, आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। महात्मा गांधी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। प्रमुख शब्द इस चैप्टर में जो आए हैं वो है अपशिष्ट जल, अवायवीय जीवाणु, वायवीय जीवाणु, आपक, सीवर, जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, वातन, स्वच्छता, बायोगैस, जल शोधन। अब आपने क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यह वाहित मल कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उनमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपक और बायोगैस होते हैं। खुली यानी कि मुक्त नालियाँ जो खुले में रहती है व्यवस्था मक्खी, मच्छर, अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। हमें खुले में मलत्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है नॉर्मल से क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से इनके जवाब दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।